होने को बुलंदी के ख्यालात भी हैं, मालूम हमें तरक्की के मकामात भी हैं। जितना सुलझा हुआ मिला है दिमाग हमें, उतने उलझे हुए हमारे हालात भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडेंट टीवी और मैं सुनील नारनोलिया शिक्षा सरोकार सीजन 2 का नया अंक लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। शिक्षा सरोकार, जिसके अंदर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शिक्षा जो हमें समाज से, वो शिक्षा तो शिक्षण संस्थानों से हमें मिल रही है, वो कितनी जायज है और हमें किस दिशा में लेकर जा रही है, उसका सरोकार क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। आज जो विषय हमने चुना है वो है पेशेंस, धैर्य, सब्र। वो सब्र जिसे साईं ने कभी ईश्वर कहा था, श्रद्धा और सबूरी को उन्होंने ईश्वर कहा, और आज वही सब्र टूटता सा नजर आता है। आप ट्रैफिक में रहिए, 2 सेकंड के लिए गाड़ी के ब्रेक मार दीजिए, हॉर्न की आवाज बेतरतीब आने लग जाएंगी और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। किसी को सरोकार नहीं है कि आपकी परेशानी क्या है, उन्हें इस बात की समस्या है कि आप उनके रास्ते में आए, चाहे लम्हे 2 लम्हे की वजह से। तो इस सब्र का बांध टूट क्यों रहा है? क्यों इंसान से जुदा हो रहा है? क्यों अग्रेशन बढ़ रहा है? आज कुछ ऐसे ही बातों का हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं और उसके ऊपर अपना पैमाना मापने की बात करूं, तो आप देखिए फेसबुक और यूट्यूब जैसी बहुप्रचलित और कहूं कि आम जिंदगी का हिस्सा बन चुकी वेबसाइट ने तो हमारे सब्र को 30 सेकंड का कर दिया है। 30 सेकंड कहने की वजह यह है कि अगर आप एक वीडियो को 30 सेकंड देख लेते हैं तो वो ये मान लेता है कि आपने वो वीडियो पूरा देख लिया। तो अब सोच के चलिए कि क्या हमारे सब्र की इंतहा हो गई है, कि हम किस तरह से बेसब्रे हुए जा रहे हैं। आज हमारे पास रुकने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो क्या ये बेसब्रीपना हमें किसी नेगेटिव डायरेक्शन में तो नहीं लेके जा रहा है, या फिर सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं? कुछ ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आज के शो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मैं शो के बारे में और बताऊं उससे पहले मैं उन गुरुजनों से आपका तारुफ करवाना चाहूंगा जिन्होंने आज के शो की बागडोर संभाली। मैं स्वागत करता हूं सुनैना नागपाल जी का, जो अल्फा इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा हैं। सुनैना जी, आपका स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं इंदिरा सिंह जी का, जो विवेक टेक्नो स्कूल की प्रिंसिपल है। इंदिरा सिंह जी, आपका भी हार्दिक नमस्कार सर, धन्यवाद। आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़े इसके लिए मैं बहुत अभिनंदन करता हूं आपका। जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूं कि आज हम बात करने वाले हैं उस सब्र के ऊपर जो टूट रहा है, उस पेशेंस के ऊपर जो कम होता नजर आता है। मैं पहला सवाल लेकर सुनैना जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। आपको क्या लगता है सुनैना जी कि हम पेशेंस में ये जो कमी देख रहे हैं आज के समाज के अंदर, जैसे मैंने जिक्र किया कि आप किसी ट्रैफिक में हैं, रेड लाइट के ऊपर हैं, और अगर आपने अपनी गाड़ी 1 सेकंड के लिए भी रोक दी है, 2 सेकंड के लिए भी रोक दी है, तब भी पीछे से पों की आवाज आएगी। कोई उतर के ये पूछने की कोशिश नहीं करेगा कि क्या हुआ। क्या लगता है ये सब्र टूटने की वजह क्या नजर आती है? सर, फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये स्ट्रेस लेकर हर इंसान चल रहा है। वो ये नहीं समझते कि धैर्य कई समस्याओं का हल है। वो अपने साथ में एक परेशानी जो कि धैर्य का खोना है वो साथ लेके चल रहे हैं। वो हर वक्त जो है जल्दी जल्दी करना चाह रहे हैं, जल्दी पाना चाह रहे हैं, कुछ छूट ना जाए, कुछ हमसे पीछे नहीं रह जाए। इस चक्कर में वो दूसरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़कर उस कंपटीशन को जीतना चाह रहे हैं। उनका व्यवहार भी और उनका रहन सहन, उनकी जो आसपास की सोसाइटी है, उनकी स्वयं की जीवन शैली है, एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जिसकी वजह से हम स्पिरिचुअलिटी को कम करके और मटेरियलिस्टिक की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट लेवल चाहते हैं, और उस कंफर्ट लेवल का कीमत क्या है? हमारा धैर्य, हमारा पेशेंस। हम उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि हम अपना पेशेंस खोते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपना एक हिस्सा भी खो देते हैं। बड़ी अच्छी सी बात कही आपने कि जब भी हम लोग अपने पेशेंस को, अपने धैर्य को छोड़ते हैं तो अपने जीवन का एक अनमोल सा हिस्सा खो देते हैं। मैं अगला सवाल लेकर इंदिरा सिंह जी की तरफ बढ़ूं, उससे पहले कहानी मुझे याद आती है
और मुझे लगता है कि उस सवाल को वो कहानी अच्छे से स्पष्ट कर पाएगी। एक बच्ची थी छोटी सी और अपने ही मानंद छोटे भाई को लेकर पीठ पे आगे बढ़ी जा रही थी। साथ में एक साधु भी चले जा रहे थे। तपती दोपहरी थी, थोड़ी चढ़ान भी थी। साधु थोड़ी देर में चलते चलते थक गए और एक सवाल जो उन्होंने बच्ची से किया कि बिटिया, तुम अपने पीछे इतना भार लिए जा रही हो, थकावट नहीं हो रही? तो बच्चे ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया, बोले भार कहाँ है? बोले जो पीछे है भाई, ये भारी तो होगा ना? तो बोले ये तो भाई है, भार कहाँ है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल की जिंदगी के अंदर एक बड़ी सी बात जो आ गई है कि प्यार में कमी, अपनेपन में कमी। तो इंदिरा जी, मेरा सवाल आपकी तरफ जो बनता है वो ये है कि आजकल कहीं न कहीं रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ रही है, प्यार में और अपनेपन में कमी आ रही है, क्योंकि हम अहंकार की वजह से उन चीजों को, उन भावनाओं को पीछे डालते जा रहे हैं। क्या ये भी उस धैर्य में कमी का कुछ कारण है? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि धैर्य में इसलिए कमी आ गई है हमारे बीच में, क्योंकि हम रिश्तों को एक दूसरे के साथ निभा नहीं रहे हैं। क्योंकि जो ये तकनीकी वर्ल्ड शुरू हुआ है, टेक्नोलॉजी शुरू हुई है, हर रिश्ता एक सीमित दायरे में हो गया है। हर व्यक्ति अपने संसाधनों को अपने तरीके से इकट्ठा करना चाहता है, वो उसको किसी के साथ में बांटना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए ये धैर्य में कमी हो रही है। धैर्य में कमी आज की जनरेशन में नहीं, सभी जनरेशन्स में हो गई है, क्योंकि हर व्यक्ति जो तकनीकी विकास हुआ है उसमें ये समझने लगा है कि उसे ही सबसे ज्यादा मालूम है और वो उसी को लेके आगे चलता है और उसी के भाव से ही दूसरे से बातचीत कर रहा है। तो उस वजह से कोई दूसरे को सुनने की बजाय, दूसरे से सीखने की बजाय, उसने जो थोड़ा बहुत भी सीखा है वही सोचता है कि वही सबसे अच्छा है और वही देने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से धैर्य की कमी हो रही है। अगर थोड़ा हम दूसरों को वक्त दें, उनके अच्छे कार्यों को सीखें, तो शायद हमारे अंदर धैर्य धीरे धीरे या पेशेंस लेवल अपने आप बढ़ने लग जाएगा। जैसा आपने कहा कि 30 सेकंड की वीडियो देखने के बाद मान लिया जाता है कि व्यक्ति ने पूरा देखा है, यानी कि हमने पूरी तरह किसी भी विषय को जानने की कोशिश ही नहीं की। जब ये कोशिश कम होती जा रही है तो धैर्य भी कम होता जा रहा है। तो अगर हम अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाएं और दूसरे को सुने, समझें, रिश्तों को निभाएं, तो अपने आप ही धैर्य जीवन में आ जाएगा और चीजें सही तरीके से सकारात्मक होने लग जाएंगी। बहुत सुंदर बात कही है आपने। और मुझे लगता है एक शेर में जो संबंध में ध्यान आता है कि गलत फहमियों के किस्से निराले हैं, हर ईंट समझती है, दीवार मुझ पर टिकी है। बड़ी खूबसूरत सी बात कही है आपने कि हर इंसान को ये लगता है कि उसने जो सीख लिया है वो दुनिया में किसी को नहीं आता है और उस दुनिया को नई दिशा दे सकता है। इंदिरा जी, आपने बड़ा अच्छा सा जो सवाल एक और भी यहाँ खड़ा किया, वो टेक्नोलॉजी को लेकर भी खड़ा किया कि टेक्नोलॉजी ने कहीं न कहीं हमें फास्ट कर दिया है और फास्ट होने की वजह से हमें लगता है कि जो चीज़ पहले बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मिन्नतों से हमें मिला करती थी, वो आज बड़ी आसानी से हमें मिल जाती है। तो कहीं न कहीं हमने ये मानना शुरू कर दिया है कि हमारी योग्यता बढ़ गई है। हम उस टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं लेकिन उसके प्रति आभार व्यक्त नहीं कर रहे हैं। हम उसे अपनी योग्यता मान रहे हैं कि हमने फट से देख लिया। तो सुनैना जी, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आना चाहूंगा कि जो अभी इंदिरा सिंह जी ने जो बात कही कि टेक्नोलॉजी ने भी कहीं न कहीं हमारे अंदर एक अहम भाव भर दिया है और उसने भी धैर्य में कमी लाने की तरफ कोशिश की है। तो जिस तरह से हमें ये ज्ञान एकदम आसानी से मिल जाता है, क्या इससे भी समस्या हो रही है कि हमें हर चीजें आसानी से अवेलेबल हो रही हैं, तो हम लोग उसको जीवन में अनुभव की तरह नहीं ले रहे हैं, हम उसे सीख की तरह ले रहे हैं। हमें याद तो सब कुछ है लेकिन जीवन में कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है इस पर? Yes, sir. Today we have exposure to so many gadgets, and at a single glance we can see so many things. आप एक साथ कितनी भी टैब्स ऑन कर सकते हैं, कितना कुछ आप ब्राउज कर सकते हैं। सेकंड्स में आपके सामने नॉलेज आ जाती है सारी, और आप उसको डीपली ब्राउज करने की बजाय उसको तुरंत स्कैन करते हुए आगे चलते जाते हैं, नया कुछ नया पाने की चाहत में। टेक्नोलॉजी डेफिनेटली हमको सब गुड करती है, बहुत कुछ हमारे लिए कर रही है और हम उसका फायदा भी उठा सकते हैं। हम पूरी नॉलेज उससे ले सकते हैं और बहुत डीपली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने क्या है, बहुत वास्ट वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट है, बहुत सारी टैब्स हैं, बहुत सारे गूगल सर्चेस इंजन्स हैं, जिससे हम तुरंत जो चाहें, जो शब्द दिमाग में आया, जो चीज़ दिमाग में, उसको हम
सर्च कर देते हैं और वो तुरंत हमारे सामने आ भी जाता है, और हम फिर नया पाने की चाहत में और आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक तरह से जो डीप नॉलेज की कमी है वो डेफिनेटली आती है, एक इंसाइट की कमी है वो आती है। पहले मोबाइल नहीं होते थे तो हमें फोन नंबर्स याद रहते थे सबके। जब से मोबाइल आया हमने बहुत कुछ ऐसा है जो याद करना छोड़ दिया है, क्योंकि सब कुछ इसमें सेव है। तो जब हमें टेक्नोलॉजी का इतना सपोर्ट मिलने लगता है तो कहीं ना कहीं हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पीछे छोड़ते जाते हैं, और टेक्नोलॉजी की जो मिसयूजेस हैं वो बढ़ भी जाते हैं। क्योंकि जब एक्सपोजर है हमको या बच्चों को तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे ही आएंगे। और जब हम वीडियो को देख रहे हैं 30 सेकेंड्स तो छोड़िए, आप 10 सेकेंड के लिए भी ब्राउज कर रहे हैं और वो बफर नहीं हो रहा, आप तुरंत दूसरे वीडियो की तरफ बढ़ जाते हैं। इम्पेशंस वहाँ भी हमें एक चीज पे टिकना नहीं है। वी आर टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड कि ये तो है ही, अब कुछ और चाहिए, अब कुछ और चाहिए। तो गहनता और सीरियसनेस किसी भी चीज में नहीं है। बहुत बड़ी बात कही आपने कि आजकल गहनता ही कहूँ, सीरियसनेस ही कहूँ, उसकी भी बड़ी कमी नजर आ रही है। कि जैसे आपने बड़ा अच्छा सा जिक्र किया कि 30 सेकंड तो छोड़िए, अगर 10 सेकंड भी वो बफर कर रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे स्किप करके आगे निकल जाऊं और अगला वीडियो देख लूं। पता नहीं अगर मैं 10 सेकंड और उसका इंतजार करूं तो कितना पीछे छूट जाऊंगा। तो ये भी कहीं ना कहीं आज की परवरिश का एक हिस्सा बनता जा रहा है। आजकल हम लोग हर जगह फर्स्ट आना ही सिखा रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स की बात करें, चाहे हम स्कूल की बात करें या आम जनमानस की बात करें, हर जगह यही बात सबसे ज्यादा ध्यान देके या फिर इसी बात को ज्यादा पुश किया जाता है, बताया जाता है कि आपको प्रथम आना है, आपको फर्स्ट आना है। तो एक जो अनएथिकल कहूँ या फिर एक अलग तरह का जो दबाव आजकल की जनरेशन के अंदर जो है, और आजकल की जनरेशन क्या कहूँ, इस समाज के ऊपर जो है कि हमें फर्स्ट आना है और हर हालत में फर्स्ट आना है। तो ये फर्स्ट आने की जो होड़ है, क्या लगता है इसका कितना इम्पैक्ट है और इसको किस तरह से निजात दी जानी चाहिए? ये इंदिरा जी से मेरा सवाल है। किसी भी चीज को जैसे आजकल की जनरेशन ही नहीं, हमारे वर्ग में भी हर आयु वर्ग में ये है कि हर व्यक्ति बेहतर बनना चाह रहा है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि वो फर्स्ट आ जाए। फर्स्ट आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, किसी भी चीज का अध्ययन करना पड़ता है, उसकी बारीकियों को जानना पड़ता है। पर ये जो परिणाम बहुत जल्दी मिलते हैं किसी भी चीज के फर्स्ट आने के, कि भाई बहुत कम समय में जिसको मिलता है वो उसकी कदर नहीं कर पाते, उसको आगे पढ़ना नहीं चाहते। हमें अपनी इस दौड़ को रोकना होगा, हमें पहले समझना होगा परिस्थितियों को। अब जैसे कोरोना काल है, इस काल में भी हम हर कोई नई तकनीकी शिक्षा को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं देख रहे कि इन जो तकनीक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो स्कूलों में हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम ऑफिसेज में हो, उसके कितने दुष्परिणाम हैं और कितने उसके फायदे हैं। हर चीज के दोनों पहलू हैं। तो अगर हम अपनी ये दौड़ को रोक के पहलुओं को समझें कि कौन सा पहलू ज्यादा सही है, उसके हिसाब से ही काम करें, तो शायद हमें धैर्य, पेशेंस, हर किसी भी चीज को आगे बढ़ने में हमें वो सहायता करेगा। ये मेरा मानना है। हमें एक ठहराव की अब जरूरत है इस तकनीकी वर्ल्ड में, जहाँ सब कुछ उपलब्ध है, उसको एक ठहराव के साथ लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि आज पॉडकास्ट भी आते हैं, रेडियो पे बहुत अच्छे पॉडकास्ट आते हैं, हमारे बहुत सारे सहयोगी बना रहे हैं। वो कहानियों के द्वारा हमें इतने सारे मौलिक मतलब ज्ञान दे रहे हैं, हमारी वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं। पर आज की जनरेशन और हम लोग उसको लेके नहीं चल पा रहे अच्छे से। तो मेरा तो ये कहना है कि फर्स्ट आने की रेस से बाहर निकल के अपने आप को परिपक्व बनाएं सभी लोग, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। आपने बहुत अच्छी सी बात की। कहीं न कहीं फर्स्ट आने की होड़ को तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट आने की होड़ में अगर हम लोग लगे रहे तो ईर्ष्या भी पैदा होती है। मैं ये सोचता हूँ कि कहीं न कहीं ईर्ष्या भी मन के अंदर आती है कि मुझे उससे आगे निकलना है, और किस शर्त पे आगे निकलना है उस बात को हम लोग भूल जाते हैं। हमें इंसानियत को कितना पीछे छोड़ते जा रहे हैं, हम अपने सब्र को, अपनी शांति को कितना पीछे छोड़ते जा रहे हैं, ये सारी बातें हम लोग भूलते जाते हैं। एक जो सवाल और मेरे जहन में जो आता है वो लेके मैं सुनैना जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। सुनैना जी, आजकल जो हम लोग परवरिश की मैं बात करूँ, परवरिश में दो तरह की चीजें देखने में आम तौर पे नजर आ रही है। या तो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो ये सोचते हैं कि वो अपने बच्चों का भाग्य निर्माण खुद ही करेंगे, वो उनके भाग्य विधाता बनने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों का जो समुचित विकास नहीं हो पाता।
जो मार्गदर्शन, जो बात उन्हें दिखाई गई है, बच्चे के लिए वही करना जरूरी हो जाता है। यानी कि माँ बाप ने बता दिया कि आपको डॉक्टर बनना है, या आपको इंजीनियर, या फिर आपको सीए, या फिर कोई भी, मान लीजिए कोई भी दिशा अगर दिखाई है, तो बच्चे की ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है माता पिता के लिहाज से कि वो उसे करे। अगर वो नहीं करेगा तो वो नैतिक तौर पे भी कम है और जीवन में तो असफल होगा। ये आजकल की एक अवधारणा है। दूसरी तरफ जो परवरिश का ढंग आ रहा है, वो ये भी देखने में आ रहा है कि कई बार माता पिता पूरी तरह बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। वे पूछने की जहमत भी नहीं उठाते, परेशानी भी नहीं उठाते कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है। और उनसे पूछा जाए कि इतने फ्रीडम की क्या वजह है, तो कहने को ये आता है कि बच्चे हमसे ज्यादा समझदार हैं, उन्हें सब पता है, तो हम उनके इंटरफेयर क्यों करें? अगर हम उनमें इंटरफेयर करेंगे तो वो इतना समुचित विकास कैसे कर पाएंगे? तो कुल मिला के बात ये रही कि जीवन में संतुलन नहीं है। एक जगह बेहद दबाया जा रहा है और दूसरी जगह पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आज की जो परवरिश में एक नए तरह का बदलाव, कि पहले की अगर मैं बात करूं तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात देखने हुई थी कि ना तो बच्चों को बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश की जाती थी और ना ही बहुत ज्यादा, वो संसाधनों का भी फर्क था, उसका भी मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी एक तरफ इस कदर नहीं हुआ जाता था, बायस्ड नहीं हुआ जाता था, बच्चों के विकास की कोशिश ज्यादा की जाती थी। जबकि अब उन्होंने अपने जो सोच है उनको सच बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि आपकी नजर में क्या लगता है कि बच्चों को एकदम फ्री छोड़ दिया जाता है या फिर बच्चों के पूरी तरह से हावी हुआ जाता है? एक अलग तरह की जो पारिवारिक व्यवस्था जो बन रही है, क्या ये हमें उत्थान की तरफ लेकर जा रही है या फिर ये भी समाज को नीचे की तरफ लेकर जा रही है? ये दोनों ही स्थितियां बैलेंस्ड लाइफ के अगेंस्ट है। पहले पॉइंट जो है कि हम पेरेंट्स जब थोपने की कोशिश करते हैं स्वयं की इच्छाओं को, स्वयं के एम्बिशंस को, अपने ड्रीम्स को हम बच्चों पे थोपने की कोशिश करते हैं। जो हमें नहीं मिला, हमारे वक्त में बहुत सी मुश्किलें थी, बहुत सी समस्याएं थी, इतने संसाधन भी नहीं थे, फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करते थे कि जब जो चीज़ मांगे और तुरंत मिल जाए, वो नहीं होता था। पेरेंट्स के पास भी हमारे लिए समय होता था, तो हमने वो सब देखा। लेकिन जो चीज़ हमें नहीं मिली, सभी पेरेंट्स के लिए ये सच है, वो अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, और जो वो नहीं बन पाए वो चाहते हैं उसका रिफ्लेक्शन उनको बच्चों में मिले। आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं बच्चे को, बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो अब आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि अब आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं और उसको थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, बच्चे में डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व में एक अवरोधन पैदा होता है, जिससे कि उसका पेशेंस जरूर उसमें सफर करेगा। दूसरी स्थिति में क्या है कि हम सोचते हैं बच्चों को हमने सारी सुविधाएं दे दी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, पैसा है, समय नहीं है, तो कोशिश करते हैं बच्चे की वो जो समय की कमी है उसको पैसे से, जरूरत का सामान दिलाकर, जो वो मांगता है उसको तुरंत देकर उसको पूरी की जाए। उससे पूरा करने से वो अपने कर्तव्य की तीसरी समझ लेते हैं और वो पूरा बच्चों के उनके स्व विवेक पे छोड़ भी देते हैं उनको, और फिर उसका परिणाम देखने के लिए उनके पास वो भी समय नहीं है कि उन्होंने स्वतंत्रता दी, लेकिन उसका बच्चे ने यूज किया, मिसयूज किया, क्या किया। हमें सही दिशा दिखाने के लिए बच्चों के लिए हमेशा उपस्थित रहना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, हमें उनकी जिम्मेदारी तो समझनी ही होगी, पूरी तरह से दबाकर भी नहीं और पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ के भी नहीं। वो किस रास्ते पे चल रही हैं वो देखना भी जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है और उस टाइम को वो पैसे की ज़रूरतों का सामान लेकर उनसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। और स्वतंत्रता का मतलब बहुत वास्ट है, टेक्नोलॉजी उनके हाथ में दे दी है, सोचते हैं इनके पास में दिमाग है, समझ है, विवेक है और ये अपना डिसीजन स्वयं लेंगे तो सही रहेगा। लेकिन क्या वो डिसीजन लिया तो वो सही था, वो देखने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है और बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। तो दोनों स्थितियां गंभीर हैं। हमें बैलेंस्ड लाइफ तो देखनी ही चाहिए कि हम बच्चों को एक सही दिशा दिखाएं, लेकिन वहाँ हम उंगली पकड़ के चल नहीं सकते, लेकिन मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और जब भी उनको इमोशनली हमारी ज़रूरत हो, एक गाइडेंस की ज़रूरत हो, तब हम हमेशा अवेलेबल रहें।
बहुत गहरी बात सुनैना नागपाल जी ने हमारे सामने रखी है। मैं एक बार दोबारा से उसको रेखांकित करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि जो माँ बाप अपने जीवन में अपने सपने सच नहीं कर पाए, अब उन्हें लगता है कि अपने बच्चों के जरिए वो सपने दुरुस्त किए जाएं, उन्हें सच किया जाए। वैसे ये कुछ गलत है भी नहीं कि अपने बच्चों के जरिए उन सपनों को सच करें, लेकिन जो बड़ी बात इन्होंने कही है वो ये कि जीवन में संतुलन आना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने सच हों तो आपको बच्चों में प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उनको दिशा भी देनी पड़ेगी। आप उन्हें स्वतंत्र पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते, आप उन्हें उन्हीं के लिहाज से नहीं छोड़ सकते कि वो जो कर रही हैं वो ठीक ही कर रहे होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने ये तो मान लिया कि हमारे पास ज्ञान तो बहुत सारा है और टेक्नोलॉजी ने हमें इतना ज्यादा ज्ञान दे दिया है कि शायद वो आज हमें भी ना पता हो, हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा पता होता है। लेकिन उससे उस ज्ञान को यूज किस तरह से करना है, उसे प्रयोग किस तरह से लेकर आना है जीवन में, वो अनुभव आने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। और जब तक वो वक्त नहीं आता है तब तक हमें अपने अनुभव के जरिए बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। बड़ी बात ये भी जो सामने आई कि हमें अपने सपने सच हुए या नहीं हुए, इस बात से आगे निकलकर ये भी देखना होगा कि बच्चों के सपने क्या हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं और उनकी काबिलियत क्या है। एक बात जो अक्सर जो आती है कि आजकल का सिस्टम बड़ा डेवलप हो रहा है, ग्लोबल हो रहा है, पहले से ज्यादा बेहतर है, तो अब उन्हें छोड़ा जा सकता है अपने लिहाज से निर्णय लेने के लिए। लेकिन जैसे सुनैना नागपाल जी ने बड़ी अच्छी सी बात कही कि निर्णय लेने के लिए छोड़ तो दें, ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने सही निर्णय लिया भी है कि नहीं, ये देखने का वक्त तो हमें निकालना ही पड़ेगा। ये क्वालिटी टाइम तो हमें अपने बच्चों को देना ही पड़ेगा। अगर हम ये क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को नहीं देंगे तो मान के चले कि हम उनका विकास नहीं कर रहे, उन्हें विनाश की तरफ लेकर आ रहे। मैं अगर आज शिक्षा व्यवस्था की तरफ बात करूं तो कहते हैं ना कि एक शेर फिर मुझे ध्यान आता है कि बहुत जोर है आज तहजीब का, बहुत शोर है आज तालीम का, फिर भी बरकत नहीं होती, शायद नीयत ही खराब है। मैं इसी नीयत को लेकर एक बार इंदिरा सिंह जी की तरफ फिर से बढ़ना चाहूंगा। इंदिरा सिंह जी, आपको क्या लगता है आज की जो तालीम की हम बात करें, आज की जो तहजीब की जो बात करें, जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, या फिर आज की जनरेशन में जो तालीम जो तहजीब है जिसका वो अनुसरण कर रही है, क्या उस पर कोई खामी है जिसकी वजह से उनको दिशा ही गलत मिल रही है? ऐसा तो नहीं है कि हम दोष कहीं और खोज रहे हों और समस्या कहीं और हो? कि शिक्षा व्यवस्था में कोई समस्या लगती है आपको? मेरे विचारों में शिक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ समय में है कि हम कितना समय अपने बच्चों को दे पा रहे हैं। शिक्षा नीति भी वही है जो आज से पहले थी और आने वाले सालों में भी वही रहेगी, बस कुछ उसको देने का, प्रदान करने का तरीके बदलेंगे। और तरीके जब बदलेंगे तो हमें सबसे पहले जो ये देखना है कि हमने जो शिक्षा दी है, हम कहते हैं कि हमने बच्चों को बहुत अच्छी टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की शिक्षा दी है, पर कभी हम बैठ के उसके बारे में चर्चा नहीं करते। हम कभी ये सोचते नहीं कि हमारे बच्चे उसमें उस दिशा में क्या सोच रहे हैं। अगर आज की डेट में एक कंप्यूटर पीरियड भी होता है स्कूल में, हम वो कंप्यूटर पीरियड लेने के बाद बच्चे जब लैब से बाहर निकलते हैं, उस तकनीकी वर्ल्ड से बाहर निकलते हैं, उस क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, हमारे शिक्षक कभी पूछे तो सही कि किसने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। यहाँ पे सिर्फ जो भावों का आदान प्रदान है उसकी कमी की वजह से हम नए जनरेशन को कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, या उनको जो शिक्षा दी जा रही है उससे वो भटक रहे हैं, उनमें संस्कार नहीं आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। संस्कार टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में भी है। बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। अब हम अपने आप को ही नहीं, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलना। हमारा बच्चा जब तक 5 साल का होता है हम उसको रोज बोलते हैं, बट जैसे ही वो 6 साल का होता है हम वो बोलना बंद कर देते हैं। वैसे ही एक बढ़ते युवा के साथ होता है। अगर माँ बाप उसका साथ छोड़ना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं वो भटकता है। तो सबसे बड़ी बात है, आदान प्रदान बना रहेगा तो बच्चों में संस्कार भी आते रहेंगे। और अगर जहाँ इस चीज की कमी होगी, जिस परिवार में, जिस संस्था में, वहां पे सब चीज बिगड़ने लग जाती है। वरना आज की डेट में तकनीकी युग के साथ बढ़ना ही समझदारी होगी। जैसा अभी थोड़ी देर पहले सुनैना मैडम ने कहा कि नहीं, बच्चों को पूरी स्वतंत्रता भी नहीं देनी चाहिए। वो पेरेंट भी बहुत अच्छे हैं जो स्वतंत्रता देते हैं, पर उनके पास ये वक्त बहुत जरूरी होना चाहिए कि जो स्वतंत्रता दी उसका क्या फल मिला, उसके निचोड़ क्या आए। क्योंकि कहीं ना कहीं उस बच्चे को भी रियलाइज होता है कि उसके जो डिसीजंस थे वो बहुत गलत हो गए। तो उस वक्त धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ माँ बाप, शिक्षक, समाज उस बच्चे का साथ दें। तो
बच्चा ही नहीं, कोई भी वर्ग हो उम्र का, वो व्यक्ति सफल रहता है। शिक्षाविदों से चर्चा करने के बाद में जो समझ में आ रही है वो यही आ रही है कि हमने कहीं ना कहीं अपने जिंदगी के फास्ट फूड की तरह लाइफ को भी इतना फास्ट कर लिया है, और हम गाड़ी की रफ्तार हमने इतनी तेज बढ़ा दी है, हमारी जीवन की गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज बढ़ा दी है कि अब हमें लग रहा है कि हम ब्रेक लगाएंगे तो भी मरेंगे और ना लगाएंगे तो भी मरेंगे। तो जाहिर सी बात, हम एकदम से ब्रेक ना लगाएं, धीरे धीरे गाड़ी को हल्का कम करते जाएं, तो शायद हो सकता है कि हमारे अंदर का डर भी निकल जाए। क्योंकि अभी चर्चा में यही सामने बात आई थी कि एक डर भी हमारे सामने आता जा रहा है कि हम लोग असफल तो नहीं हो जाएंगे। अगर मैंने थोड़ा सा वेट कर लिया, मैंने थोड़ा इंतजार कर लिया, या फिर मैंने सब्र किया, तो उससे समस्या तो नहीं हो जाएगी। कहीं लोग हमें कम तो नहीं आंकने लग जाएंगे कि हाँ ये तो देख लो इतने में इसका तो निपटारा हो गया, या फिर इतने में ही मान गया, तो फिर मुझे भी थोड़ा सा अग्रेसिव बन के रहना चाहिए। तो ये इस तरह नई तरह का जो सोच, एक नए तरह का जो समाज जो डेवलप हो रहा है, जो विकसित हो रखा है, उसके अंदर हमें ये बात तो डालनी ही पड़ेगी कि श्रद्धा और सब्र दोनों को रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे सब्र खत्म होगा तो ये मान के चलिए कि श्रद्धा तो खुद ब खुद ही चली जाएगी। क्योंकि श्रद्धा होने के लिए जरूरी है कि हम सामने वाले को समझें, और सामने वाले को समझने के लिए सब्र होना जरूरी है, आपके पास धैर्य होना जरूरी है, आपके पास में समय होना जरूरी है। तो जो समय आपके पास में है, जैसे हमारे सामने ये बात भी आई कि क्वालिटी टाइम नहीं, गुणवत्ता वाला समय नहीं है। हम जो भी समय दे रहे हैं वो सिर्फ उस लिहाज से दे रहे हैं जिसमें हम सब रिजल्ट चेक करने के लिए आ जाते हैं कि इसमें मेरा हित कितना हुआ, मेरा लाभ कितना हुआ। अगर हम समुचित विकास देखना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वैश्विक विकास हो और एक समाज में शांति की, सौहार्द की और एक मानवता की नींव पड़ी रहे, और ये समाज आगे भी चलता रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि वो क्वालिटी टाइम है, वो जो समय है, उसको हमें पूरी तरह से और ढंग से जीना होगा। समय की पाबंदियां हैं मेरे साथ में, बातें तो और भी करने का बहुत मन कर रहा है, सवाल भी बहुत सारे जहन के अंदर आ रहे हैं, लेकिन समय मुझसे ये कह रहा है कि बस अब विराम दें, फिर किसी नए पड़ाव पर रुकने के लिए। मैं हमारे उपस्थित गणमान्य जो अतिथि आए और उन्होंने हमें जो सवाल जो मेरे जहन में उठे उनके जवाब दिए, और शायद ये सवाल अकेले मेरे नहीं थे, आज के समय के सवाल थे। तो समय के इन सवालों का बहुत खूबसूरती से जो आपने जवाब दिया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी गहरी बातें सामने रखी। और मेरा पूरा विश्वास है कि इन बातों को जो भी देखेगा या जो भी सुनेगा, उसके जीवन में इतना फर्क तो जरूर आएगा कि ये जो बातें हैं हमें अपने जीवन में अमल में लेकर आनी चाहिए। हमें क्वालिटी टाइम का भी ध्यान रखना है, हमें क्वांटिटी टाइम का भी ध्यान रखना है, और हमें स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना है, तो हमें बंदिशों का भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ा ध्यान जो रखना है वो जीवन में संतुलन का रखना है। तो संतुलन की शिक्षा देता हुआ आज का ये कार्यक्रम मैं ही समाप्त करने की आज्ञा चाहूँगा, और आप लोग हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों से, अपने अनुभवों से इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।